नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा जो है आज की डेट है 10 जुलाई, और 10 जुलाई में जो कुछ आर्टिकल हमारे पीछे के बचे हुए हैं द हिंदू से इम्पोर्टेंट, तो उनको भी हम लोग कवर करते हैं। तो ऐसे अभी अपने पास जो है 2 आर्टिकल हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो जो है द हिंदू में स्टोरी आई हुई थी, और वो स्टोरी जो है अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देश में माहौल बन रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में जो है उस पर जोर देते जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन्होंने धरना देना भी शुरू कर दिया। आप पेपर में देख रहे होंगे, रेगुलर लगातार न्यूज़ आ रही है। तो उसी के ऊपर एक स्टोरी भी आई थी झारखंड के एक गांव के बारे में, जो रांची से 40 किलोमीटर दूर है। ओरांव नाम का गाँव था। तो वहाँ जो कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में स्टार्टिंग में बताया गया। हालांकि पीछे जो है एक एडिटोरियल वीडियो हमने हल्का से डिस्कस किया था। तो वहाँ के कस्टमरी प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं कि वहाँ जो है एक सिस्टम है कि पंचायत के बेस पर जो भी उनके झगड़े होते हैं या विवाद होते हैं, चाहे वो हेरिटेंस को लेकर मैटर हो, चाहे मैरिज को लेकर के मैटर हो, चाहे डिवोर्स को लेकर के मैटर हो, चाहे सक्सेशन को लेकर के मैटर हो, तो इस तरीके के सारे जो भी मैटर्स हैं जो जिनकी वजह से अलग जो है पर्सनल लॉज बनाए जाते हैं, उन सारे मैटर्स को वो कम्युनिटी जो है वो अपने कह सकते हैं कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू, मींस अपनी परंपराओं अपनी प्रथाओं के द्वारा जो है निपटाते हैं। अब उनकी परंपराओं प्रथाओं में जो है कुछ चर्चा की गई थी उनकी परंपराओं प्रथाओं की, कि वहाँ हर साल क्या होता है कि एक किसी औरत, बच्चे या आदमी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है, फिर उसे पूरे गाँव में एक डंडी दे के घुमाया जाता है। फिर वो डंडी लेकर के जाके जिसके घर के आगे रख देते हैं, तो उस घर का जो मुखिया होता है वो जो है उस गाँव का प्रिंसिपल प्रीस्ट बन जाता है, मीन्स मुख्य पुजारी बन जाता है। और ये काम करने के लिए वो लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर जिसका नाम होता है सरना, जो पूजा स्थल है उसको सरना कहते हैं। तो उस पूजा स्थल पर इकट्ठे होते हैं और वो वहाँ का मुख्य पुजारी हो जाता है। और इसी तरीके से कहते हैं कि बाकी की 4 लोगों को और भी चुना जाता है इसी तरीके से। तो जो प्रिंसिपल प्रीस्ट होता है उसको पाहन कहते हैं। पाहन के अलावा 4 पोस्ट और भी थी, उनके भी अलग अलग नाम थे। तो ऐसे करके 5 लोगों से मिलकर के वहाँ की पंचायत मिलती, जो उनके हर तरीके के मामले को सुलझाने का काम करती है। तो इस समय उन लोगों में इस बात का डर है कि क्या हमारे भी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, ये परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद क्या ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअल में देखिए, आदिवासी तो मुख्य समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं होते हैं। तो जब समाज की मुख्य धारा से सीधे जुड़े नहीं हैं तो उनको आखिरकार इस तरह की चीज़ें बता कौन रहा। तो ये देखेंगे आप कि जो उनके कल्याण के लिए संगठन बने हुए हैं, वो संगठन जो कल्याण के लिए बने हुए हैं, वो संगठन के जो मुखिया हैं जो उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो वो उनको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि देखिए अभी जो है सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली, इससे ये समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में एक नया जो पहलू निकल के आया है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भी जो परंपरागत तरीके से उनकी जीवन शैली है, और वो परंपरागत तरीके भी एक तरीके से आप देखिए तो उनके पर्सनल लॉज की तरह ही हैं। हालांकि ब्रिटिश पीरियड के टाइम से इन कस्टमरी प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग टाइम पे इंडियन कोर्ट्स के द्वारा भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट उन्होंने भी जो है इनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया है। तो जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, जिस जिस प्रदेश में देखिए, अगर इसकी बात करें कि जो है कहाँ कहाँ हैं आदिवासी भारत में, तो आप जान रहे होंगे कि 9% जो है 9% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है भारत में है। तो काफ़ी बड़े बृहद एरिया में पूरे देश में फैले हुए हैं। तो इसमें से कुछ मेजर एरिया जैसे मान लीजिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम भी खैर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही आ जाता है। उसके बाद एमपी है, एमपी में भी जो है ये गोंड, भील बहुत बड़ी बड़ी जनजातियां हैं। तो इस तरीके से कई जनजातियां हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। कुछ जो है मातृसत्तात्मक हैं, कुछ पितृसत्तात्मक हैं, मीन्स किसी की सोसाइटी पैट्रियार्कल है, किसी की जो है मैट्रिलिनियल है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग विधान बने हुए हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उनके लिए भी चिंता का विषय है या नहीं है। खैर ये बात की बात है। हम लोगों के लिए ये मैटर जब इम्पोर्टेंट हो जाता है तो कुछ पॉइंट वाइज मैनर में हम लोग देख लेते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के अभी तक जो है क्या प्रोग्रेस है हमारे, मीन्स किस तरीके से हमारे संविधान ने, हमारी संवैधानिकता क्या है, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं जो विशेष क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान करती हैं। तो जो आर्टिकल था, जो स्टोरी आई थी, उसका नाम था इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कस्टम। इस नाम से स्टोरी आई थी द हिंदू पेपर में। हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अदर ट्राइबल स्टेट जो हैं
वो इस मैटर से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा कुछ एक्ट्स ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश पीरियड से इनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आर्टिकल में कुछ ऐसे एक्ट्स का उल्लेख था, तो उनमें एक था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, एक था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876, असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन एक्ट 1945। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कस्टमरी प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो समय समय पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, यहाँ तक कि लोअर कोर्ट्स ने भी किया है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान में 5वें और 6वीं अनुसूची में जो है इस बारे में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में जो है या क्षेत्र विशेष के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 371, आर्टिकल 342, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 243 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में प्रावधान करते हैं। अभी आगे देखेंगे किसमें क्या प्रावधान है। इसके अलावा अधिनियमों की बात करें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जंगल संबंधी जो लघु वन उपजे हैं उनसे रिलेटेड जो है कुछ उन्हें अधिकार देता है ये एक्ट। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है ये भी जो है ये एक्चुअली क्या ये लगभग सबके लिए, लेकिन आदिवासियों के लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छुआछूत से रिलेटेड है, इसमें कई प्रोविज़न है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक पेशा एक्ट है पंचायत प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 का। तो ये इतने एक्ट जो हैं ये इस मैटर से रिलेटेड हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए आप कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ट्राइब शब्द की कोई परिभाषा नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी आपको स्टेटमेंट के तौर पर मिल सकता है। मुझे लग रहा है शायद एक बार पूछा भी गया है ये स्टेटमेंट ऐसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्राइब की कोई परिभाषा नहीं देता है, जबकि जो टर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 पार्ट 1 में सबसे पहली बार इंक्लूड किया गया। और इसके बाद देखिए ये जो आर्टिकल 342 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन, सार्वजनिक नोटिस के द्वारा समय समय पर ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विद इन द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पार्ट्स विच शैल फॉर पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स राष्ट्रपति समय समय पर ये बताएगा थ्रू द पब्लिक नोटिफिकेशन कि किसको शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत हम जो है शेड्यूल कर। देखिए शेड्यूल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को इनरोल करना किसी लिस्ट में। तो शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब ये है कि ट्राइब्स की जो लिस्ट है वो शेड्यूल्ड है, उसमें जो है शामिल किया गया। तो इसमें किसी नए ट्राइब को शामिल भी किया जा सकता है, किसी ट्राइब को हटाया भी जा सकता है। तो जब शामिल कर सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। इसके अलावा 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक एडवाइजरी काउंसिल की बात करती है। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनमें जो ट्राइब्स हैं उनके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल के गठन की बात करती है। उसके बाद आप देखिए कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो आर्टिकल 15(4) मीन्स आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें जो है एसटीज भी इंक्लूड हैं। आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करने की बात करती, इसमें भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूड माने जाते हैं। आर्टिकल 46 की बात करें तो द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो आर्टिकल 46 में भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राज्य हर तरीके के सामाजिक अन्याय और हर तरीके के शोषण से बचाने का, शोषण का जो भी स्वरूप है उससे बचाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 350 की बात करें तो आर्टिकल 350 जो है राज्य को ये जिम्मेदारी देता है कि जो हमारे यहाँ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं या जो लिपियां हैं और जो संस्कृतियां हैं इनको प्रिजर्व करने का काम करेगा। उसके बाद में पॉलिटिकल मेजर्स की बात करें तो आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 332 जो है वो राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 243 जो है वो पंचायत प्रशासन जो है, उस पंचायत प्रशासन में जो सीटें हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे जब चुनाव होता है वो तो सीटें होती हैं कि यहाँ की जनरल सीट है, वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब सीट है, वहाँ की महिला सीट है,
तो उसमें भी जो है ये रिजर्व ये काम जो है आर्टिकल 243 करता है। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 275, इट प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, ताकि उन्हें जो है एक बेहतर प्रशासन मिल सके। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कुछ इनिशिएटिव और भी जो चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो ऐसे 7 इनिशिएटिव हैं। ये देखिए मेंस की आंसर राइटिंग, अभी मेंस भी होने वाला है कुछ टाइम में, अगर कोई जो है करना चाहेगा तो इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकता है। केवल इस पर्पज से इसको हम लोग एक बार सरसरी निगाह से डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी इसको जो है ये डिटेल में डिस्कस करने वाला इशू है, आगे फर्दर कोई वीडियो बना करके हम लोग इस पर और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें से पहला आप देख लीजिए ट्राइफेड, उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, चौथा देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो पीबीटीजी ग्रुप्स होते हैं उनका विकास कैसे हो ये। उसके बाद प्रधानमंत्री बंधन योजना, ये भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो ये भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये 7 मेजरमेंट्स जो एक्चुअली क्या इसमें थोड़ा सा कुछ मिसटाइप हो गया है, हम लोग चलिए देख लेते हैं, केवल यही ध्यान रखिएगा आप। ट्राइफेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज, ये इसमें 3 और 5 जो है ये हट जाएगा, ये मिस्टेक से टाइप हो गया है। तो इस तरीके से केवल 5 ही हैं अपने पास मेजर। और प्रधानमंत्री बंधन योजना और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो इस चीज़ को जो है देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है जो आदिवासियों से रिलेटेड जो भी संविधान में प्रोविजंस किए गए जहाँ जहाँ किए गए, इसके अलावा एक चीज़ और भी देखिए आर्टिकल 371 जो है, तो आर्टिकल 371 भी प्रावधान करता है विशेष क्षेत्रों के लिए जो पूर्वोत्तर के हैं। जैसे आर्टिकल 371A जो है वो नागालैंड के लिए है, ऐसे ही आर्टिकल 371G है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है स्टेट्स के लिए विशेष क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए हुए हैं संविधान में। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने जो है केवल ओवरव्यू ले लिया है इस चीज़ का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल, ये जो है कल के द हिंदू में आया हुआ था। तो इस आर्टिकल ये देखिए एक तरीके से ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, साइंस से भी रिलेटेड है, और साथ ही साथ में जो है एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो 3 एंगल से जो है ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनता है, और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें आप देखिए सबसे पहले तो एक जो है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और वो टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे नैनो सिम्स करके है, नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसको ज़्यादा गंभीर तरीके से मत दीजिएगा, आप नैनो सिम्स करके याद रख लीजिएगा कि कभी आपको मिल जाता है। देखिए एक्चुअल में है क्या कि अभी असेसमेंट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की। आईपीसीसी आप जानते होंगे, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि भविष्य में क्या रहने वाला है क्लाइमेट को लेकर के सिनेरियो, इससे रिलेटेड जो है अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी उसकी 6वीं रिपोर्ट आई है, असेसमेंट रिपोर्ट। और उस असेसमेंट रिपोर्ट में उसने ये बोला है आईपीसीसी ने कि जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है या कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो आगे आने वाले कुछ सालों में जो बारिश की मात्रा है, जो वर्षा की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ तो भारत में उसके क्या असर होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, इस चीज़ के बारे में भी आगे जो है उस असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है आईपीसीसी के द्वारा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो इस बारे में है कि कुछ इंडिया के एकेडमिया और ताइपेई के एकेडमिया से मिलकर के रिसर्च किया, और फाइनली जो है उन्होंने एक पेड़ जो है कुछ फॉसिल्स पाए उन्होंने क्रिटेशियस पीरियड के। तो क्रिटेशियस पीरियड के फॉसिल्स पाए। अब यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट में जो बात बताई गई है कि वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी और जो है क्या क्या चेंजेस आएंगे वर्ल्ड के सिनेरियो में, इस बात को तर्कों द्वारा कैसे पुष्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए जो है जिस पीरियड में भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप जो बना है, तो ये दक्कन ट्रैप बनने के समय के फॉसिल फ्यूल्स मिले इन एकेडमिशियंस को, और उन मिले हुए फॉसिल फ्यूल्स पर इन्होंने ये नैनो सिम्स जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया कि जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, मींस ऑक्सीजन के आइसोटोप्स जो होते हैं आप समझिएगा 16O, 17O और 18O।
आइसोटोप्स का मतलब आप जो है एक तरीके से समझ सकते हैं कि वैसे तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है सब में बराबर ही होते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसोटोप्स को समस्थानिक कहते हैं। मीन्स परमाणु क्रमांक जो है समान रहता है, बस परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो बदल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियन में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो बदल जाती है, अलग अलग होती है। तो इस वजह से जो द्रव्यमान है वो बदल जाता है और परमाणु क्रमांक जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है किसी एलिमेंट का। तो ऐसे जो अलग अलग न्यूट्रॉन्स वाली संरचनाएं होती हैं किसी एक एलिमेंट की, उनको जो है समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, O16, 17 और 18। अब ये ध्यान रखिएगा कि इनके सबका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। और जो फॉसिल मिले इनको, तो उन क्रिटेशियस काल के पेड़ों के फॉसिल्स में इन्होंने ये चेक किया कि कौन से समस्थानिक का प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। कौन से समस्थानिक का प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है का मतलब आप ये समझिएगा कि एक्चुअल में पानी में देखिए ऑक्सीजन जैसे घुली रहती है, या पेड़ है तो पेड़ आपको, या कोई फॉसिल फ्यूल आपको मिला तो फॉसिल फ्यूल में जो है ऑक्सीजन इनरोल्ड रहती है। अब होता क्या है कि जिस समय टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज़ का, जैसे सपोज करिए कि समुद्र है, तो समुद्र के पानी में आपको तीनों ही तरीके के समस्थानिक मिल जाएंगे, O16 भी, 17 भी, 18 भी। लेकिन अगर कभी जब समुद्र के पानी का तापमान बढ़ेगा तो जो आइसोटोप सबसे हल्का होगा वो आइसोटोप सबसे पहले उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा का मतलब क्या, सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो उड़ जाएगा कौन, 16O उड़ जाएगा, उसके बाद 17O, फिर 18O। तो 16O जो है अगर किसी समय तापमान ज़्यादा रहा है तो उस समय का जो भी सैंपल मिलेगा उस सैंपल में आपको 16O जो है वो कम मिलेगा, और 18O जो है वो नहीं उड़ पाता है ज़्यादा भारी होने की वजह से, तो उसका प्रेसिपिटेशन आपको उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर किसी सैंपल में हम इस तरीके से आइसोटोप्स की जो मात्रा है, उन आइसोटोप्स की मात्रा को जांच ले जाते हैं, तो जांच ले जाने से हमें ये पता चल जाता है कि जब जिस समय ये था उस समय जो है टेम्परेचर या वर्षा दोनों ही चीज़ें किस तरीके की थीं। तो इसी तरीके से हुआ क्या है कि इन्हें क्रिटेशियस पीरियड के कुछ फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं, और 66 मिलियन ईयर्स बैक जो है उसमें इन तीनों आइसोटोप्स की जो जांच है, मात्रा की जांच करने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि ये फॉसिल जब का है तब उस समय बहुत ज़्यादा तापमान था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पॉइंट वाइज मैनर में इसको देख लेते हैं, बस 2 से 3 मिनट लगेगा, उसके बाद ये हम लोगों का लास्ट आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि इन्हें इस बात का एविडेंस मिल गया है, फाउंड एविडेंस ऑफ वेरी हाई एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनिज्म। क्योंकि जिस समय लावा निकल रहा, जब लावा निकला होगा तो आप समझ रहे हैं टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होगी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से बारिश का पैटर्न ही चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, और उस बारिश से ठंडा होकर के लावा जो है वो दक्कन के पठार में बदल गया। तो उस समय की जो भी चीज़ें मिली, जो फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं इनको, जो जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म में इन्होंने जो है ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की मात्रा की जांच की और सारी चीज़ों को कंफर्म किया, और फिर उसके बाद में उससे इनको ये पता चला कि आईपीसीसी ने जो अपने रिपोर्ट में बताया ये बात गलत नहीं है, ये बात जो है इन फ्यूचर सही होने वाली है। अब आगे देख लीजिए, फाउंड एविडेंस ऑफ वेरी हाई एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनिज्म। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आप समझिए कि ये होता है कि कोई ऐसा पॉइंट किसी थ्योरी में जहाँ से पूरी एक तरीके से सिनेरियो ही चेंज हो जाए, पूरा कैटास्ट्रॉफिक चेंज हो जाए। मीन्स अगर कोई चीज़ ए की तरफ जा रही थी तो बी की तरफ जाने लगे, ये कंडीशन मीन्स अपोजिट हो जाए बिल्कुल। तो जो कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनिज्म हुआ है उस समय बहुत वेरी हाई एनुअल रेनफॉल हुआ था, इस बात का एविडेंस इनको मिल गया है, जिसने कि दक्कन ट्रैप्स को इंडिया में 66 मिलियन ईयर्स बैक बनाया है, 66 मिलियन साल पहले बनाया है। इसके लिए इन्होंने जो है जो तकनीक क्या अपनाई, वही ऑक्सीजन के आइसोटोप्स नैनो सिम्स टेक्नोलॉजी के द्वारा चेक किया। एक तरह टेक्नोलॉजी का पूरा नाम याद रखिएगा आप, नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री और नैनो सिम्स। ये आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है आइसोटोप्स में आप देख रहे होंगे न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हैं, तो एक तरीके से हालांकि आयन्स फॉर्म होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए या प्रोटॉन जब निकल जाए, इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्ब होने से जो है वास्तव में
आयंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस जो टेक्नोलॉजी है इसको भी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही बोल रहे हैं। हालांकि आइसोटोप्स जो हैं वो न्यूट्रॉन के अलग अलग नंबर होने की वजह से बनते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि द डिप्लीटेड वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स सजेस्ट ए हायर ट्रॉपिकल रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द टर्मिनल क्रिटेशियस पीरियड। तो मतलब इनका ये है कि जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स की घटी हुई मात्राएं मिली हैं, मींस जो 16O की कम मात्रा मिली होगी इनको, इससे ये पता चलता है कि हायर रेनफॉल हुआ है उस समय, जबकि क्रिटेशियस पीरियड जो है अपने अंतिम छोर पे था। तो उसके बाद कहते हैं द इंक्रीज इन रेनफॉल एंड इट्स बेनिंग इन द अर्ली पैलियोसीन क्लोजली फॉलोज चेंज इन पैलियो एटमॉस्फेरिक। तो फिर ये कहते हैं कि जो पानी बरसा, उस पानी की बरसने की वजह से पैलियोसीन युग में जो है वातावरण में परिवर्तन आया। और उसके बाद कहते हैं द अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ओवर बोथ लैंड एंड ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेक्कन ट्रैप इरप्शन वर एनालाइज्ड। डेक्कन ट्रैप लावाज वर इरप्टिंग स्प्यूइंग हुज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दस इंक्रीजिंग then atmospheric carbon dioxide concentration to as high as 1000 ppm। तो दक्कन ट्रैप जिस समय जो है बन रहा था, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि लावा जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडे होने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा था कि जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था 1000 पार्ट्स पर मिलियन था। अभी देखिए जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है एनवायरनमेंट में। तो जब ये उस समय की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उस समय 1000 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन था कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद आगे कहते हैं कि जो इस समय मॉडर्न एनुअल रेनफॉल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑन एन एवरेज इज अबाउट 1000 to 1200 mm। आवर डाटा सजेस्टेड दैट दीज फॉसिल ट्रीज रिकॉर्डेड 1800 to 1900 mm रेनफॉल पर ईयर। कह रहे हैं कि अभी इस समय जो है जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके कुछ रीजन्स में 1000 से 1200 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, जबकि क्रिटेशियस पीरियड के एंड में ये जो हमने पेड़ों के जो फॉसिल मिले हैं ये 1800 से 1900 mm की वर्षा इनके टाइम पर हुई है। देखिए यहाँ कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो है बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, वैसे वैसे जो है बारिश की मात्रा में भी परिवर्तन आता जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली, और यही है जो आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, तो बिल्कुल यही कंडीशन होगी जो उस समय क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट टाइम पे हुई है, 1800 से 1900 mm की बारिश वाली। और इस समय की बात करते हैं कि अभी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो 2023 में है वो 280 पार्ट पर मिलियन से लेकर के 420 पार्ट पर मिलियन तक पहुंच चुका है। और अगर जबकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है उसको हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखने के चक्कर में, तो वही कह रहे हैं कि अगर डबल हो जाता है इन केस, तो आप सोचिए उस समय जो है क्या था कॉन्सेंट्रेशन 1000 पार्ट्स पर मिलियन था, तो ये 420 का कितना हो गया 840 तो कम से कम हो ही जाना है। तो 840 पार्ट्स पर मिलियन अगर हो जाता है तो वही कंडीशन बनने लगेगी। तो वही चीज़ आगे लिखते हैं, ये डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंटेंसिफाई द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड कंसिक्वेंटली द रेनफॉल। द 2023 assessment report 6 report by the IPCC warns if the carbon dioxide emission continues unabated, अगर बिना रुके कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता रहा तो एनुअल वेटेस्ट डे प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज बाई मैनी फोल्ड अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो जो एनुअल वेटेस्ट डे होता है, मीन जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन होता है, वो हर कॉन्टिनेंट में कई गुना ज़्यादा बारिश को रिकॉर्ड करेगा फिर। और रेनफॉल एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 40%। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के थ्रू भी इंडिया में जो बात, देखिए इंडिया में बारिश जो है कई तरीके से होती, एक तो मानसूनल बारिश होती है, मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दूसरा जो साइक्लोन वगैरह आते हैं उनसे भी बारिश होती है। तो केवल जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनके थ्रू 40% बारिश की मात्रा जो है इंडिया में बढ़ जाएगी। उसके बाद कहते हैं दीज प्रेडिक्शंस आर मेड थ्रू क्लाइमेट मॉडल्स, दे कैन ओनली बी टेस्टेड बाई स्टडिंग द रेनफॉल रिकॉर्ड इन द पास्ट। और ये जो रिपोर्ट में कहते हैं कि जो आए थे, ये हालांकि सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, पर फिर भी पॉइंट वाइज मेजर में कोई चीज़ छूट ना जाए इसलिए हमने इसको ऊपर से नीचे तक एक बार देख लिया। तो इसको जो है पुष्ट करने के लिए आईपीसीसी रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों को, यही एक तरीका था
कि हम लोग जो है पास्ट की कोई हमें ऐसा प्रूफ है, पास्ट का ऐसा कोई रिकॉर्ड मिल जाए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब एमिशन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया हो एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से बारिश हुई हो, तो वही प्रूफ ये हमें मिल गया है। और इसी के साथ जो है आपका ये आर्टिकल भी समाप्त होता है। तो नमस्कार और धन्यवाद।